कानपुर में जो डेथ हुई है उस पेशेंट को लेकर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आज मैं उसी क्लिनिक में हूँ जहाँ से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और मेरे साथ डॉक्टर के जैन सर हैं जिन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया था। मेरी आप पुरानी कंडीशन देख सकते हो कि ये कंडीशन थी और मैंने सारी चीज़ों की जब जांच कर ली, देख ली है इनकी सारी वीडियोस वगैरह। उसके बाद मैं क्लिनिक में आया और मैंने अपने सर से बोला कि सर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो सारी चीज़ों पर मैंने भी चर्चा की थी क्योंकि उस टाइम पर भी एक बार ऐसा हो गया था। तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा था कि डर ख़त्म हो गया था कि ये सब चीज़ें बस उसी जगह होती हैं जिनको ये सब आता नहीं है, बस उनके यहाँ ये रिस्क होती हैं। तो आज सर थोड़ा डिटेल में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आखिर ये क्यों हुआ और ये आजकल भ्रम फैल रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। तो काफ़ी तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे क्लियर कर लूँ। तो आप हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है वो एक सेफ प्रोसीजर है। ये एक सर्जरी है, तो इसको सर्जरी की तरह ही लेना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, हम इसको बिल्कुल ऑफिस प्रोसीजर की तरह ले लेते हैं। हमको लगता है कि ये कहीं भी कराया जा सकता है। दैट्स वाई फिर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो जब जैसे हम एक सर्जरी की बात कर रहे हैं, तो एक सर्जरी के लिए प्रॉपर फिटनेस लेना भी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे क्लिनिक्स या कई ऐसी जगह पे फिटनेस नहीं कराते, आपकी आपके कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराते, आपका इन्फेक्शन लेवल, शुगर लेवल कुछ भी चेक नहीं किया जाता, और डायरेक्ट आपको सर्जरी के लिए डेट दे दी जाती है और उस डेट पे आपकी सर्जरी कर दी जाती है। तो इससे काफ़ी सारी रिस्क बढ़ जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप प्रॉपर एक जगह पे सर्च करना चाह रहे हो कि आपको कहाँ पे इस चीज़ें करनी चाहिए, तो आपको देखना है दो तीन चीज़ें ख़ास तौर पे देखना है। सबसे पहले तो जिस क्लिनिक पे आपकी सर्जरी होने वाली है वो प्रॉपर रजिस्टर्ड है या नहीं। मतलब अगर रजिस्टर्ड है तो वो वहाँ के प्रोटोकॉल्स के थ्रू चल रहा होगा, है ना। तो CMHO जो लोकल बॉडी होती है, वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो उसके प्रॉपर प्रोटोकॉल हैं उसके थ्रू क्लिनिक्स रन होते हैं। तो एक सर्जरी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, OT कैसे स्टरलाइज होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैसे होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं, उस वे में वो जाती हैं। ठीक है, सर्जरी के पहले क्या प्रिकॉशंस रखनी है, तो सर्जरी के बाद क्या दवाइयाँ यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर आपको दूसरा ये देखना है कि जिस डॉक्टर से आप सर्जरी करा रहे हो, तो आप क्या करिए कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, जो पहले MCI कहते थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या अभी नेशनल मेडिकल कमीशन, उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि उन्होंने किन किन ब्रांचेस को ऑथराइज़ किया है इस सर्जरी के लिए। बेसिकली वो देखते हैं कि किसका इसमें ज़्यादा रोल है। जैसे कि ये स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसकी स्टडी डिटेल में या तो डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं या प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं। तो इनके अंडर जनरली ये सर्जरी आती है और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये स्टडी करते हैं। तो आप देखिए, इस फील्ड के डॉक्टर्स को आप प्रेफर कीजिए, ताकि जिनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज हो इस चीज़ का, ताकि आपके रिजल्ट्स भी बेटर हों और इस सर्जरी का जो मेन प्रोटोकॉल है वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी काफ़ी सारे लोग अभी ट्रांसप्लांट करते हैं, बट आप ट्राई कीजिए। जैसे क्या होता है कि एक आई स्पेशलिस्ट है, तो वो आई की सर्जरी बहुत बेहतर तरीके से करेगा, है ना। बट जैसे एक डर्मेटोलॉजिस्ट आई की सर्जरी करे, तो वो एक ट्रेनिंग ले लेगा, कुछ लिमिटेड प्रोसीजर्स के लिए किसी के अंडर जाके ले लेगा, लेकिन उसमें अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है तो शायद वो हैंडल ना कर पाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपको कोशिश करना चाहिए कि सेम स्पेशलिटी में ही आप ट्राई करें कि आप ये सर्जरी कराएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आप ये भी देखें कि जो डॉक्टर आपकी सर्जरी करने वाला है उसको सफिशेंट एक्सपीरियंस है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप एक रजिस्टर्ड क्लिनिक पे हैं, एक आपने प्रॉपर डॉक्टर भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन वो डॉक्टर ने बहुत सारी सर्जरी नहीं करी हुई है ना। तो ये तो है कि सेफ्टी वाइज तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे, लेकिन रिजल्ट वाइज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मिल सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस नहीं है। बट सेफ्टी वाइज अगर आप CMHO रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं ना, डॉक्टर को आप देख रहे हैं कि किस स्पेशलिटी का है वो, और आप ये भी देखें कि वहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल या बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या फैसिलिटीज़ हैं,
ताकि वहाँ पे कितना इन्फेक्शन का, हाइजीन का कितना ध्यान रखा जा रहा है। और आप इमरजेंसी इक्विपमेंट्स देख सकते हैं कि क्या क्या इमरजेंसी के लिए इनके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कई डॉक्टर क्लिनिक पे ही इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके रखते हैं, और कई जगह पे उनके नियर बाई हॉस्पिटल से टाई अप होते हैं ताकि अर्जेंट से अर्जेंट उन्हें इमरजेंसी केयर मिल सके। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके रिस्क को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर देती हैं। तो भाई ये था कि जिनको ये ओपिनियन लेना था कि भाई हम किन डॉक्टर से कराएं, कहाँ से कराएं, तो बाकी आपने सर ने आपको सब कुछ बता ही दिया है। और इसके अलावा एक आपका भी रहता है कि आपकी किससे कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है और किस डॉक्टर के आपको रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, तो इन चीज़ों को भी देखना होता है। सही। तो फिर इसके बाद ऐसे ही मैंने इन सारी चीज़ों को देखा और फिर मैंने चूज़ किया था, तो आज रिज़ल्ट आपके सामने ही है। और आप भी अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए यदि इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप पर आ जाओगे, आप हमें फ़ोटो शेयर कर देना, तो मैं आपका पूरा कॉस्ट वगैरह बता दूंगा कि कितना क्या खर्चा आएगा। और आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट यदि कराना चाहते हो मई मंथ में, जैसे अभी चल रहा है, तो सबको ये लगता है कि गर्मी का कारण, गर्मी चल रही है तो गर्मी में कोई दिक्कत हो सकती है, तो मैंने 2 मई को कराया था, तो बस इसके लिए भी कुछ नहीं है। थैंक यू।